का सबसे बड़ा संकट बताया है। टिड्डियों के आतंक पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से लगातार कोशिशें भी हो रही हैं। पीड़ित किसानों की मदद के लिए मुआवजे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और आज की हमारी चर्चा मुद्दे पर है कि जब देश का अन्नदाता ही भूखा रहेगा तो देश खाएगा क्या। हम दो तस्वीरों के जरिए आपको इस बड़े फर्क को समझाना चाहते हैं। ये दो तस्वीरें, जो एक शहर की तस्वीर लेकिन दूसरे ग्रामीण भारत की तस्वीर। शहरों में चूंकि लॉकडाउन के बाद अब राहत का वक्त है, अब अनलॉक 1 की बारी है, आज से तो दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण भारत में हमारे अन्नदाताओं के लिए ये मुसीबत कैसे बढ़ गई है इस आसमानी आफत से। शहरों में, लेकिन ग्रामीण भारत में यह आसमानी आफत है। और आसमानी आफत हमारे अन्नदाताओं के लिए जितनी बड़ी मुसीबत है, आने वाले समय में हमारे पूरे देश के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। इसीलिए इस मुसीबत से रोका जाए, इस अन्नदाता की परेशानी को, गांव के किसानों की परेशानी को कैसे हमें अपनी परेशानी समझने की जरूरत है, इसी को लेकर हम चर्चा भी आज करने जा रहे हैं। पूरा पैनल मेरे साथ खास मेहमानों का मेरे साथ बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये दो तस्वीरें ये आने के लिए काफी हैं आज कि कैसे ये दो तस्वीरें भारत के दो अलग अलग हिस्सों का फर्क समझाती हैं। शहरों में लॉकडाउन की स्थिति कोरोना काल की वजह से, लेकिन अब राहत धीरे धीरे लगातार मिलती जा रही है। पर गांव का किसान, हमारे तस्वीर थोड़ी अलग है। अभी कोरोना संकट की वजह से फसलों को वो तो हुआ, लेकिन अब आसमानी आफत, टिड्डियों का ये दल और बड़ी मुसीबत हमारे किसानों के लिए, हमारे अन्नदाताओं के लिए। और चलिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं दो खास मेहमान जो मेरे साथ हैं, मेरे रोहित परख के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। लंदन में बैंकर रह चुके हैं, यानी कि आप समझिए कि अच्छी खासी बैंक में नौकरी, बैंकर रह चुके हैं। लेकिन अब अन्नदाताओं के साथ ये कैसे जुड़े हैं, किसानों के साथ काम करने के लिए ये अपने देश वापस लौटे, अन्नदाताओं की मुसीबत को अपनी मुसीबत इन्होंने समझी, कृषि से जुड़ी हुई नीतियों पर ये लगातार काम कर रहे हैं और किसान संगठन के साथ नीति को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ मयंक जैन है, किसान है अब ये, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इंजीनियर रह चुके हैं। इंजीनियर रह चुके हैं, काम इन्होंने किया, लेकिन अब किसान हो गए हैं और बिहार में, खासतौर से बिहार में, ये अन्नदाताओं के साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ उनकी मुसीबतों को लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर, कैसे अन्नदाताओं की मुश्किलें आने वाले समय में आसान हो, लगातार इसी को लेकर ये काम कर रहे हैं। तो ये खास मेहमान आज हमारे साथ जी न्यूज पर इसीलिए हैं क्योंकि अन्नदाताओं की मुसीबत इस वक्त देश की मुसीबत है और अन्नदाताओं की जो परेशानी है वो इस वक्त हमारी परेशानी है। तो ये दो खास मेहमान, चूंकि ये कृषि विश्लेषक हैं और साथ ही ये युवा भी हैं, और युवा शक्ति कैसे इस मुसीबत को आसान कर सकती है, इन्हीं तमाम मसलों पर करेंगे। मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। इंजीनियर रहे आप, लेकिन अब आपको किसान के तौर पर मैं यहाँ पर दर्शकों को बता रही हूँ कि मेरे साथ किसान मयंक जैन हमारे साथ हैं। बहुत बड़ी मुसीबत है ये इस वक्त अन्नदाताओं के ऊपर। आपके नजरिए से समझना चाहूंगी कि कितना बड़ा ये हमला, टिड्डियों का जो ये अटैक है, ये अन्नदाताओं के लिए, हमारे देश के लिए मुसीबत है। धन्यवाद। देखिए, जो ये टिड्डी का अटैक रहा है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, लेकिन इतने बृहद पैमाने पे जो हो रहा है, ये पहली बार हम लोगों को खासकर 1993 के बाद ये बड़े पैमाने पे देखने में मिला है। और पिछले 20 वर्षों में टिड्डी का आक्रमण होने का आशंका बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे जो अपना अरब सागर है, जो अपना इंडियन ओशन रहता है, उसमें साइक्लोन्स काफी आते हैं। और मॉरिशियाना जो अफ्रीका में है, अपना वेस्ट कोस्ट पे से लेके इंडियन डेजर्ट्स तक हमेशा से डेजर्ट लोकस्ट के लिए बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड रहा है, जहाँ पे ये बहुत बड़े पैमाने में पाए गए हैं। और अब हम जब भारत की बात करते हैं, खासकर 2019 में भी टिड्डियों के दल से काफी आतंक रहा था, जिसमें उन्होंने करीब करीब अपना राजस्थान में और गुजरात में पिछली बार बहुत तबाही मचाया था, और जिसमें एनडीआरएफ के थ्रू और अपना ये आपका जो एग्री इनपुट सब्सिडी के थ्रू है, पिछली बार सरकार ने उसको ठीक करने की कोशिश करी थी। पर जब हम इस बार आते हैं, इस बार जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे तिहरी मार देखने को मिल रही है। एक तो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन रहा, उसमें सप्लाई चेन थोड़ा अव्यवस्थित रहा और थोड़ा सा उसमें मेस रहा, जिस वजह से एक प्रॉब्लम पहले से क्रिएट रहा। और दूसरा, अभी तक हम देखते हैं जितना क्षेत्र में आया है, जिस तरीके से ये आ रहा है, करीब करीब 5 लाख हेक्टेयर में ये अभी तक
फसलों को अफेक्ट कर चुका है। और तीसरा जो अभी हम इसका जो समीकरण जिस तरीके से हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो सरकार की तरफ से अभी तक जितनी भी चीज़ें हो रही है, ज़्यादातर उसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कल 7 जून भी था और उसको हम लोग वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के तौर पे भी बनाते हैं। तो एक जो ये अपना जो केमिकल रेजिड्यू होता है, उसका हम लोग हमारी कोशिश रहती है कि कैसे हम उसको कम कर सकें। तो जिस तरीके से हम लोग केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, उससे हमारा जो फूड चेन है उसमें इंसेक्टिसाइड्स को बढ़ने का, पेस्टिसाइड्स को बढ़ने का भी एक फूड सिक्योरिटी के तौर पे भी एक बहुत बड़ा कंसर्न सामने आ रहा है। तो जब हम ये देखते हैं तो तीसरी मार हम लोगों को देखने को हो रहा है। कोरोना की वजह से अभी किसान थोड़ा जो पंगु हो गया था, वो वापस अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था। और आमतौर पे ये जो टिड्डी दल आता था, ये जुलाई के महीने में आता था। परंतु जिस तरीके से वेजिटेशन ग्रीन हो रहा है इस क्षेत्र में और जिस तरीके से बारिश अभी बढ़ता जा रहा है, खासकर पिछले 20 वर्षों में जब हम देखते हैं तो करीब करीब 30% जो है वेजिटेशन हमारा है। मुसीबत का समाधान क्या है? विकल्प तो बहुत हैं, लेकिन उनका असर इस तरह से, क्योंकि जैसा कि मैं इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि ये खतरा हर साल आता है, लेकिन जो ये हमला इस बार हुआ है, ये पिछले 26 सालों के बाद इस तरह का हमला। विकल्प हमारे पास क्या क्या है? जी, जैसे कि मयंक बता रहे थे कि इसमें रासायनिक कीटनाशकों का तो काफी इस्तेमाल हुआ है, पर ये पहली बार नहीं है कि भारत में ऐसे टिड्डी आक्रमण हो रहा है। ये पहले भी हो चुके हैं और इनको गैर रासायनिक तरीकों से भी इनको निपटाया गया है। जैसे कि अगर मैं 3-4 गैर रासायनिक तरीके जो हैं, जिनके बारे में चर्चा उठी भी है, उनके बारे में अगर थोड़ी बात रखूं, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने कहा है अभी हाल ही में कि नीम का उपयोग इसमें काफी अच्छे से किया जा सकता है। दरअसल एक रिसर्च भी हुई थी, नीम के जो इसके ऊपर पेड़ों के ऊपर छिड़का जाए तो उससे फिर टिड्डियों के ऊपर काफी भारी परेशानी हो सकती है, क्योंकि टिड्डी जो कि भारी झुंड में जाते हैं और नीम के कारण ये देखा भी गया है, इसके ऊपर शोध भी हुआ है कि उससे टिड्डी झुंड में नहीं और अकेले बिखर जाते हैं और उनकी जो रफ्तार भी होती है वो बहुत धीरे हो जाती है। इससे आसान होता है कि बाकी पंछियों भी जो हैं, कई सारे पंछी भी हैं जो कि टिड्डियों के ऊपर, जो कि टिड्डी को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सारस हुआ, मैना हुआ, मोर, कौवा, पतंग। और जब 20वीं सदी में भी जब अंग्रेजों के दौर में जब टिड्डियों का हमला हुआ था, तो ये भी एक तरीका काफी इस्तेमाल किया गया था कि कैसे इन पंछियों का इस्तेमाल किया जाए। और जैसे कि मयंक बता भी रहे थे हमें कि जो कई सारे कीटनाशक हैं वो सिर्फ नहीं सिर्फ टिड्डियों पे हमला करते हैं, पर इन बहुत सारे पंछियों के लिए भी, मिट्टी के लिए भी बहुत उनका खतरा रहता है। तो हमें ऐसे विकल्पों को भी देखना पड़ेगा। एक दो और अगर मैं विकल्पों के बारे में बात करूं तो तेलंगाना में हमारे एक जैविक किसान है चिंतला वेंकट रेड्डी, उनको पुरस्कार भी मिल चुका है, काफी जाने माने जैविक किसान हैं। उन्होंने अपने शोध में ये पाया था कि अगर हम मिट्टी को पानी में डाल के फिर छिड़काव तो फिर टिड्डी उन पेड़ों पर हमला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी को नहीं खा पाते हैं। तो ये एक और तरीका। फिर एक और जो विदेश में एक शोध हुआ था कि कैसे अलसी के तेल का इस्तेमाल करते हुए, अलसी का तेल, बायोकार्बोनेट, इमल्शन और कुछ एसेंशियल ऑयल्स जैसे संतरे के छिलके का तेल, इन सब से भी टिड्डियों को मारने की सफलता मिली है। तो जैसे कि हमारे आईसीएआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कहा भी है कि आईसीएआर जो हमारी कृषि की रिसर्च प्रणाली है, उन्होंने ज्यादा शोध नहीं किया, ज्यादा काम नहीं किया है। तो हमें इस दिशा में भी बहुत ही अहम तरीके से देखने की जरूरत है, क्योंकि वैसे भी हम जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि कहीं जो हम उपाय देख रहे हैं वो अलग परेशानियां और खड़ी ना कर दें। ठीक है, ये परेशानी क्योंकि आगे और बढ़ने की संभावना है। मयंक जैन,
कहा यह भी जा रहा है कृषि विशेषज्ञों की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से, कि जून में ये मुसीबत और बड़ी हो सकती है। लगता है आपको कि पहले से ही इस तरह की आशंका